नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पीएम मोदी ने वेबो को कहा अलविदा, प्रतिबंध लगने के 24 घंटे के अंदर लिया है फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो को अलविदा कह दिया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी सूत्रों के हवाले से दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें कि वीवो भी शामिल था। पीएम मोदी ने साल 2015 में वीवो पर अपना अकाउंट बनाया था, उनका अकाउंट वेरीफाई भी था। आपको बता दें कि 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे थे कि इस पर बैन के बाद पीएम मोदी वीवो अकाउंट का क्या होगा, जिसका अब पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ये फैसला 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के 24 घंटे के अंदर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वीवो पर पीएम मोदी के 2.5 लाख के करीबन फॉलोवर्स हैं। 25 जनवरी को चीन ने अपना नया साल मनाया था। इसी तारीख को पीएम मोदी ने चीनी नागरिकों को नए साल की बधाई भी दी थी। वीवो पर पीएम मोदी के 115 पोस्ट थे, उन्होंने मैन्युअली हटाने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, इसमें अब आम नागरिक को भी साथ देना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी से जूझ रही दिल्ली के सुधरे हालात, लेकिन गंभीर स्थिति के लिए रहे अलर्ट, ये कहा है केजरीवाल ने। यह दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब महामारी से त्रस्त हो चुकी दिल्ली की हालत सुधर रही है, लेकिन हमें अभी भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस महामारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी दिल्ली में संक्रमण के मामलों में भी कुछ कमी आने लगी है, लेकिन हो सकता है कि फिर से मामले बढ़ने लगे। ऐसे में हमें अपनी कोशिशों को निरंतर जारी रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 महीना पहले दिल्ली में 38% मरीज ठीक हुए थे, लेकिन अब 67% मरीज ठीक हुए हैं। इस समय दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 87,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि दिल्ली का पीक आवर निकल चुका है, लेकिन मैं जनता से कहूंगा कि आप लोग फिर भी किसी प्रकार से लापरवाही ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और चौकन्ना रहें। दोस्तों, किसी भी राज्य में अगर महामारी के आंकड़ों में कमी आती है तो ये राहत की बात है, परंतु इससे लापरवाही नहीं बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क हमेशा लगा कर रखना है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, चीन को एक और झटका। नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट में बैन होगी चीनी कंपनियां। दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर नापाक मंसूबों से बाज न आने वाले चीन को भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटका दे रहा है। अब भारत सभी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर यानी कि ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि गौरतलब है कि इसके पहले रेलवे के कई ठेके से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन को अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार लगातार तगड़ी चोट देने के मूड में लग रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी निवेशकों से कोई रिश्ता न रखा जाए। दोस्तों, जिस तरीके से चीन पर एक के बाद एक आर्थिक झटके दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत की कार्रवाई के बाद अब ये देश करने जा रहा है चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के देश अब चीन को घेरने में लगे हुए हैं, चाहे वह महामारी को लेकर हो या फिर उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति। भारत के चीनी 59 ऐप बैन करने की कार्रवाई के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नया ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के महामारी की स्वतंत्र जांच की मांग करने के बाद से ही चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले 10 सालों में अपना रक्षा बजट 40% से ज्यादा बढ़ाएगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लंबी मारक क्षमता वाले शस्त्रों की खरीदारी करेगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले 10 सालों में
हवा, समुद्र और जमीन पर लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने वाले शस्त्रों को खरीदने के लिए 186 अरब डॉलर की धनराशि खर्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को चुनौती देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही रखेगी। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को दादागिरी और किसी एक के प्रभुत्व से मुक्त रखना चाहते हैं। हम इसे ऐसा इलाका बनाना चाहते हैं जहां सभी बड़े और छोटे देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ मुक्त रूप से व्यापार कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पतंजलि को मिली कोरोनिल बेचने की इजाजत। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आयुष मंत्रालय ने दी है परमिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में पतंजलि ने इसे महामारी की दवाई के रूप में जारी किया था, लेकिन अब हम इसे बीमारी के प्रभाव को कम करने वाला उत्पाद बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पतंजलि इस दवाई को बेच सकता है, लेकिन वह इसे महामारी की दवाई बताकर नहीं बेच सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने सिर्फ उस खास अवयव को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले पदार्थ के रूप में बेचने की अनुमति दी है, न कि इसे महामारी के दवाई के रूप में बेचे जाने की। हालांकि भले ही कंपनी कोरोनिल को महामारी का इलाज बताने के पीछे हट जाए, लेकिन कंपनी अब भी दावा कर रही है कि आंशिक और मध्यम स्तर पर बीमार मरीजों पर उसका परीक्षण सफल रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोरोनिल दवाई पर क्या राजनीति हो रही थी जो अब ठीक हो गई? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 2 के दौरान हरियाणा में शॉपिंग मॉल खुलने के बाद ही हरियाणा सरकार अब स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला कर रही है। राज्य में 27 जुलाई को स्कूल और कॉलेज खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निर्देशालय के मुताबिक राज्य के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां 1 जुलाई से बढ़ाकर 27 जुलाई तक के लिए घोषित कर दी गई हैं। 26 जुलाई को छुट्टी खत्म होने के बाद 27 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करके स्कूल को खोले जाने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी संकट में केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, दिल्ली वालों के लिए जारी रहेगी ये सब्सिडी। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल के आर्थिक संकट के दौर में भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बिजली और पानी पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रखी है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए फ्री सफर को भी जारी रखा गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि महामारी लॉकडाउन के कारण दिल्ली सरकार को इस बार राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा यहां की जनता को दी जाने वाली बिजली पानी की सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन योजनाओं को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है उन्हें जारी रखा जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया बिल जमा करने पर दी जा रही 100% की छूट को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने महामारी के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। इस छूट का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका पानी का मीटर चालू हालत में है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में अगर दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोदी सरकार का प्रियंका गांधी को नोटिस, 1 महीने में खाली करो लोधी एस्टेट का बंगला। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका को ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। आपको बता दें कि एसपीजी सुरक्षा हटने के चलते बंगले को खाली करना होगा। इस बाबत उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से जारी किया गया है। B6 हाउस नंबर 35 लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी फैमिली के साथ रहती हैं। लगभग 2 दशक से प्रियंका इसी मकान में रह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नोटिस का पालन करेंगी और इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुंबई में धारा 144 लागू, गणेश उत्सव पर प्रतिमा नहीं लगाएगा लाल बाग राजा मंडल। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 15 जुलाई तक सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर आकर्षक गणेश प्रतिमा तैयार करने वाले लालबाग राजा गणेश मंडल ने इस बार गणेश प्रतिमा के स्थान पर रक्त और प्लाज्मा दान शिविर लगाने का फैसला किया है।
दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या उनके जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने या आवाजाही पर रोक रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी काल में रेलवे स्टेशन पर बिक रहे चादर, तकिया, कंबल, यहाँ हुई है शुरुआत। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के चलते भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहा है। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे की ओर से ट्रेनों में यात्रियों को तकिया, चादर, कंबल नहीं दिए जा रहे। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा के बाद रेलवे ने अब एक और कदम उठाया है। अगर आप घर से चादर लाना या तकिया लाना भूल गए हैं तो आसानी से रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो गई है। रेलवे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि भारतीय रेल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी क्रम में भारतीय रेल ने पहली बार दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क शुरू किया गया है, जिससे कि यात्री भुगतान के आधार पर आवश्यकता अनुसार चादर, तकिया, कंबल खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दानापुर मंडल के कुछ स्टेशनों पर लगाए गए डिस्पोजेबल लिनन कियोस्क से कम कीमत में अपनी जरूरत के मुताबिक डिस्पोजेबल चादर, तकिया और कंबल खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस्तेमाल के बाद चादर, तकिया, कंबल को फेंका जा सकता है। आपको बता दें कि महामारी संकट के चलते सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों के लिए ये बेहतरीन सुविधा है, क्योंकि डिस्पोजेबल होने की वजह से दूसरों को महामारी संक्रमण की संभावना कम होती है। दोस्तों अगर रेलवे इस तरीके की सुविधा दे रहा है तो यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। इस पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 3 जुलाई को लेह का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री, घायल सैनिकों से होगी मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे LAC में चीनी आक्रामकता को देखते हुए शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेह का दौरा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह अस्पताल में भर्ती सैनिकों से मिलने भी जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सैन्य सूत्रों ने कहा है कि चीनी सेना द्वारा 15 जून की रात को किए गए झड़प में भारतीय सेना के 76 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 18 गंभीर रूप से घायल थे, जबकि 58 मामूली रूप से घायल हुए। लेह के एक अस्पताल में 18 जवानों का इलाज चल रहा था, जबकि 58 अन्य विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किए गए थे। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। चीन की ओर से सेना के 2 डिवीजन की तैनाती भारतीय सीमा पर की गई है। जवाब में भारतीय सेना ने भी तैनाती बढ़ा दी है। इन सबके बीच भारतीय सेना को लगता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अक्टूबर तक जारी रहेगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि त्रिपुरा सरकार महामारी के मद्देनजर लोगों को बांटेगी अनानास और नींबू का रस। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा की विप्लव कुमार देव सरकार ने महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने के लिए विटामिन C से भरपूर अनानास और नींबू का रस बांटने का निर्णय लिया है। महामारी से मुकाबले के लिए अभी तक कोई भी दवा या वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। बस अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता के दम पर ही इस महामारी से मुकाबला किया जा सकता है। अगर किसी की इम्यूनिटी बेहतर है तो इस महामारी पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगले 1 महीने तक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया है। सरकार प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनानास और नींबू का रस बांटेगी। इन दोनों ही फलों में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दोस्तों इस महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी कई फलों में मिलता है। अगर आप भी ऐसे किसी फल का सेवन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आज होगा कैबिनेट का विस्तार, क्या CM शिवराज के हिस्से में आएगा विश। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा खेमे में घमासान मचा हुआ है। हालांकि CM शिवराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि आज राज्यपाल आनंदीबेन की शपथ के बाद गुरुवार को कैबिनेट में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान खुश नजर नहीं आ रहे। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी अभियान के लॉन्चिंग के बाद मीडिया के सामने उनका दर्द छलककर सामने आया, जहां मंत्रिमंडल में नेताओं को जगह दिए जाने के सवाल को लेकर CM ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, विष को शिव पी जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की सूची लेकर दिल्ली गए थे। वहां पर बड़े नेताओं से चर्चा के बाद CM शिवराज सिंह चौहान के सुझाए गए विधायकों को दरकिनार कर दिया गया। इसकी बड़ी वजह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हांगकांग के मुद्दे पर भारत को भी रखनी होगी नजर, वहां मौजूद भारतीयों के हितों की करनी होगी रक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि हांगकांग का मुद्दा लगातार पेचीदा होता जा रहा है। चीन की संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर मुहर लगने के बाद ये संकट अधिक गहरा हो गया है। इस कानून के पास होने के खिलाफ पहले ही कुछ देश अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं। इन देशों का मानना है कि इसकी वजह से हांगकांग में रहने वाले लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि चीन इन देशों द्वारा जताई गई आशंका को सिरे से खारिज कर रहा है। वहीं ताइवान ने भी हांगकांग के मुद्दे पर चीन विरोधी देशों का साथ दिया है। बहरहाल पूरी दुनिया हांगकांग को एक गंभीर विषय के तौर पर ले रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर का मानना है कि हांगकांग को लेकर स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। उनका ये भी मानना है कि वहां पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के जल्द खत्म होने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि बदलते हालातों के मद्देनजर भारत को भी वहां पर रह रहे अपने नागरिकों के बारे में सोचना होगा। भारतीय मूल के ये लोग हांगकांग में बिजनेस के क्षेत्र में काफी आगे थे, लेकिन बदलते हालातों के बीच ये लोग वहां पर रहेंगे या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इस बारे में भारत को सोचने की जरूरत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।